हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड एंड फाइन. सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मिशन 11 दिन 11 चैप्टर्स में. So guys, I am very sure that you people are enjoying this mission and we have covered number of chapters in direct taxes. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फाइनल के अंदर हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर अप कर लिए हैं और एग्जीक्यूटिव के अंदर भी हम लोग बहुत अच्छे पेस में चल रहे हैं along with टेस्ट सीरीज फॉर एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स. राइट, सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली आई कैन डू फॉर यू. अब मेरी तरफ से जो एफर्ट चल रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा तभी होगा जब आप लोग भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, भर भर के करेंगे. ठीक है ना? तो सिर्फ मेरे अकेले एफर्ट करने से डेफिनेटली ये जो मिशन है वो यूज़लेस हो जाएगा. क्लियर है? तो आप लोगों को मेरे साथ जुड़कर काम करना है एंड ट्रस्ट मी, हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि इस बार हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो एकदम बहुत बढ़िया आने वाला है. क्लियर है? यस सर, बिकॉज आई हैव अ वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड विजन फॉर यू कि मैं इसके बाद क्या करूँगा ये सब मुझे मालूम है. मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट येस, आप मेरे साथ बने रहिएगा टिल द एंड. तो आप देखिएगा कि आपका कितना बेनिफिट होता है. आपके एग्जामिनेशन तक मैं आप में कितना इम्प्रूवमेंट लाऊंगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. क्लियर है? यस सर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ चैप्टर. हम लोग पढ़ रहे थे कैपिटल गेन्स, राइट? आज कैपिटल गेन्स का छोटा सा पोर्शन थोड़ा बहुत जो बचा है वो हम लोग करेंगे. एंड याद रखना, जो पोर्शन बच गया है वो फाइनल वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स. एग्जीक्यूटिव वालों को मैं बता दूं कि टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स आपके आईओएस के चैप्टर का पार्ट है. तो आप समझिएगा कि आपका आईओएस भी साथ साथ चल रहा है. और फाइनल वालों को तो मालूम ही है कि टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स उनका एक सेपरेट चैप्टर आईसीएसआई के मॉड्यूल में गिवन है. ठीक है? तो इस तरह से फाइनल और एग्जी दोनों इस क्लास को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. और वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं आपने साथ साथ चैट बॉक्स ओपन रखना है एंड यू नीड टू आंसर अलोंग विद मी. क्लियर है? आप सबको मालूम है कि इस समय कोरोना इज़ एट द पीक, तो ऐसे में घर से निकलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. और मैं चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग सेफ रहिएगा, अपने घरों में रहिएगा. और मैं आपके घरों में थ्रू यूट्यूब रोज़ आऊँगा एंड आई विल हेल्प यू अलॉट. तो ये जो लॉकडाउन आज से लग गया है दिल्ली के अंदर, आई एम वेरी श्योर कि ये लॉकडाउन हमारी स्टडीज़ पर कोई असर नहीं डालेगा, हमारी टेस्ट सीरीज़ पर कोई असर नहीं डालेगा, हमारी लर्निंग पर कोई असर नहीं डालेगा. क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट द मिशन नाउ. सो एक बार ही स्टार्ट करने से पहले चैट बॉक्स के अंदर सभी बच्चे थम्स अप करेंगे. कम ऑन, वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन. सबने करना है, सबने करना है, शर्माया मत करो. जब मैं इस तरह से आपसे कोई काम करवाता हूं तो उसके पीछे भी मेरा कोई रीज़न है. यस, I want that you people while start chatting with me, so you people become more and more interactive, so your concentration level become more and more focused. So come on, जितने बच्चों ने नहीं करा, thumbs up, let's start the class today. So before starting my class, मैं लिखवा देता हूँ कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करना है. तो लिखेंगे जरा. कैपिटल गेन्स के चैप्टर में एक हमें पढ़ना है फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48. एक मुझे आपको पढ़ाना है फिफ्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन 48. ठीक है जी. एक मुझे आपको पढ़ाना है सेक्शन 51 एडवांस मनी फॉरफिटेड. ठीक है जी. एक मुझे आपको पढ़ाना है टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स, राइट. और एक मुझे रेफरेंस लेना है सेक्शन 47 का, राइट. तो ये टॉपिक्स हैं आज की क्लास में, ठीक है, जिनको हम कवर अप करेंगे. इसमें टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स पूरी तरह से नया चैप्टर ऐड हो जाएगा और ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग आज की क्लास में ऐड करने जा रहे हैं. क्लियर है? यस सर. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48. तो ऊपर हेडिंग डालनी है फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48. मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है ये. पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रोवाइजो लाया गया था नॉन रेजिडेंट्स के लिए. ये कौन से नॉन रेजिडेंट्स थे? जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट करा है, जिन्होंने इंडिया में क्या करा है? इन्वेस्ट करा है
शेयर्स डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनीज, अगर इन्होंने भारत की किसी भी कंपनीज के शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज करे हैं तो उन पर लगेगा फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। क्लियर है? यस सर। अब ये क्यों लगता है, इसका लॉजिक आपको एक क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तब समझ आ जाएगा। तो पहले समझ लेते हैं। इस प्रोवाइजो के अकॉर्डिंगली ये क्लियर किया गया कि जितने भी नॉन रेजिडेंट इंडिया में शेयर्स डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी में पैसा लगाएंगे उनके लिए कैपिटल गेन्स विल बी कैलकुलेटेड, उनके लिए कैपिटल गेन्स विल बी कैलकुलेटेड, उनके लिए कैपिटल गेन्स को कैलकुलेट किया जाएगा इन फॉरेन करेंसी। मतलब उनके लिए हम कैपिटल गेन आईएनआर में ना निकालकर, इंडियन रुपीस में ना निकालकर किस में निकालेंगे? फॉरेन करेंसी में निकालेंगे। क्लियर है? अब बच्चा कहता है सर कौन सी करेंसी, डॉलर में, पाउंड में, किस में? तो याद रखना ये वो फॉरेन करेंसी होगी जिसे वो भारत में लाया था। अगर वो इंडिया में डॉलर लेकर आया था फॉर इन्वेस्टमेंट तो उसका कैपिटल गेन डॉलर में लगेगा। अगर वो पाउंड लाया था फॉर इन्वेस्टमेंट तो उसका कैपिटल गेन पाउंड में निकाला जाएगा। तो आप जो करेंसी लेकर आए थे, जो करेंसी आप लेकर आए थे, आपको उसी करेंसी में आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब मुद्दा ये था कि ये क्यों था, ऐसा क्यों हुआ, और ये फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट होगा कैसे। तो पहले मैं सिखाऊंगा होगा कैसे। रीजन मैंने पहले ही बोला, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? यस सर। तो लिखिए जरा, जब हम कैपिटल गेन्स निकालते थे तो आप सबको मालूम है हमारा फॉर्मूला होता था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। यही लिखवाया था हमने। यस। तो आप पहले क्या करते थे, रुपीस में कैलकुलेट करना तो आपको आता ही है, और यहाँ पे लिख देते थे कैपिटल गेन मे बी लॉन्ग टर्म मे बी शॉर्ट टर्म। ठीक है? अब हमें रुपीस वाले को लेट से डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ कि डॉलर में कन्वर्ट होता कैसे है। ठीक है ना? पहले वो सीखते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि जितने का माल बिका उसको फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करने के लिए लॉ ने कहा कि आपके पास जितने का भी माल बिका यानी कि जितने भी रुपए आपके पास आए उसको आप क्या करो, बाइंग रेट और सेलिंग रेट ऑफ दैट करेंसी, यानी कि डॉलर का बाइंग रेट, डॉलर का सेल रेट। याद रखना हर करेंसी के दो रेट होते हैं, एक बाइंग और एक सेलिंग। तो बाइंग और सेलिंग का आप एवरेज ले लेना ऑन द सेम डे, उससे आप डिवाइड कर देना, तो ये आपका फुल वैल्यू डॉलर्स में आ जाएगा। तो इसका मतलब डॉलर में कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय बाइंग एंड सेल का एवरेज प्राइस, बाइंग एंड सेल का एवरेज प्राइस। अब बच्चा कहता है सर एक बात आओ, बाइंग रेट और सेल रेट तो रोज बदलते हैं, तो हमें कौन सी तारीख का लेना है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लिख लीजिए बाइंग और सेल रेट जो हमें लेना है एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर का लेना है बेटा। क्यों? देखो फुल वैल्यू कब मिली थी? जिस दिन वो बिका होगा, तो फिर जिस दिन वो ट्रांसफर हुआ होगा उस दिन की फुल वैल्यू, तो बाइंग और सेल रेट भी उसी दिन का लेना है। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। चलो अब आ जाते हैं कॉस्ट पे। तो सेम फॉर्मूला, कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे बाइंग रेट और सेल रेट डिवाइड बाय 2 से, एवरेज ऑफ बाइंग एंड सेल से हम डिवाइड करते हैं। फिर से दिमाग में क्वेश्चन आता है सर कौन सी रेट डेट का लेंगे, तो तुम बता दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन वो एक्वायर्ड हुआ था। वेरी गुड, जिस दिन वो शेयर्स एक्वायर्ड हुए थे तो उस दिन का लेना है। लिख लो एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर है? यस सर। देखो शेयर्स में इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं कोई भी, तो ये इग्नोर कर देना। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, क्या ब्रोकरेज लगती होगी? यस। तो यहां पर भी आपने यही करना है, बी आर एस आर डिवाइड बाय 2 से आपने कर देना है। और ये कौन सी तरीका लेंगे बताओ? जब आपने बेचा होगा तो आपने ब्रोकरेज दी होगी। यस। तो जब आपने बेचा और अगर ब्रोकरेज दी तो क्या हमें बाइंग और सेल रेट जो एवरेज लेना है, क्या वो हमें जिस दिन ट्रांसफर हुआ होगा तब का लेना है? यस। तो लिख लेना बाइंग और सेल रेट कब का लेना है? डेट ऑफ ट्रांसफर का ही लेना है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर भी डेट ऑफ ट्रांसफर था, यहां पर भी डेट ऑफ ट्रांसफर था, बट यहां पर डेट ऑफ एक्विजिशन था। क्लियर है? So this is the way we used to calculate the capital gain in foreign currency as per first proviso to section 48. यहां तक क्लियर? पहले नोट कर लीजिए।
अब इसके नीचे एक नोट और डालेंगे, लिख लीजिए, एनी पर्सन claiming benefits of first proviso to section 48 will not be eligible. वो eligible नहीं माना जाएगा। किसके लिए? इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। मतलब इनसे एक बेनिफिट छीन लिया गया। कौन सा बेनिफिट छीना गया? कि इवन इफ इन्होंने शेयर्स आफ्टर लॉन्ग टर्म पीरियड बेचे होंगे तो भी इनको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। याद रखना, इनको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इनको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे अगर इन्होंने अपने शेयर्स को लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद बेचा होगा तो भी। ठीक है ना, गवर्नमेंट दो प्रिविलेज एक साथ नहीं दे सकती। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप फर्स्ट प्रोवाइजो में आ रहे हो तो हम ऑलरेडी आपको एक प्रिविलेज दे रहे हैं कि हम कैपिटल गेन आपकी करेंसी में कैलकुलेट करेंगे, तो आपको इंश्योर करना है कि आप इंडेक्सेशन बेनिफिट्स नहीं लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे जो मैं स्किप कर गया। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट कैपिटल गेन इन डॉलर्स, राइट। लेकिन याद रखना, इंडिया में टैक्स क्या हमें आईएनआर में देना है? यस। तो अब लॉ कहता है कि ये जो कैपिटल गेन आएगा ना इन डॉलर्स, उसको आप बाइंग रेट से मल्टीप्लाई कर देना टू गेट कैपिटल गेन इन रुपीस। अब बच्चा कहता है खाली बाइंग रेट क्यों? देखो, ये गवर्नमेंट ने एक प्रिविलेज दिया है। कैसे? याद रखना, बाइंग रेट और सेल रेट में ना बाइंग रेट सस्ता होता है। याद रखना, आरबीआई खरीदेगा भी और बेचेगा भी। डेफिनेटली खरीदेगा वो सस्ते में, बेचेगा महंगे में। तो दोनों में से सस्ता रेट कौन सा होता है? बाइंग रेट। सोचो, अगर गवर्नमेंट ने कहा कि मल्टीप्लाई कर दो बाय बाइंग रेट, यानी कि लोअर वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, जब लोअर वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कैपिटल गेन भी कम आएगा? यस। तो ये सेकंड प्रिविलेज गवर्नमेंट ने यहां पर दे दिया कि जब हम उस कैपिटल गेन को आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोअर रेट लेंगे, यानी कि बाइंग रेट लेंगे। क्लियर है? यस सर। कैलकुलेट करते समय एवरेज, और जब कैपिटल गेन आ जाएगा डॉलर में, उसको वापस आईएनआर में लाने के लिए सिर्फ बाइंग रेट से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है सर? बिल्कुल समझ आ गया। एक क्वेश्चन करा दो सर। लिखो क्वेश्चन। मिस्टर एक्स एक नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। वो सपोज करो उसके पास रेमिटेंस आती है इन डॉलर्स में ऑन 1 अप्रैल 2009, ठीक है जी। उसके पास $20,000 रेमिटेंस आई है। क्लियर है? अब वो क्या करेगा? इस पैसे से शेयर्स खरीदेगा, ठीक है। तो लिखो, ऑन 1 जून 2009 he purchased 1,000 shares at the rate of 70। ठीक है जी। 70 रुपए के हिसाब से उसने 1,000 शेयर परचेज करे 1/6/2009 को, एंड 1 अक्टूबर 2020 उसने ट्रांसफर कर दिए ऑल 1,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 150 रुपीज। 150 रुपए में उसने शेयर बेच भी दिए। ठीक है सर, आराम से देखेंगे। मान लेते हैं कि 2009 में और 2020 में, यानी कि 1 जून एंड 1 अक्टूबर 2020, इन दोनों दिन बाइंग रेट और सेल रेट हमें गिवन था डॉलर का। क्या था? 2009 में बाइंग थी 34 की और सेल थी 36 की। ठीक है सर। और ये 74 का था और ये 76 का था। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है आपको मालूम है? ब्रोकरेज भी लिख लीजिए। 2% एट टाइम ऑफ सेल ऑफ सेलिंग प्राइस। जितने का बेचा उसका 2% ब्रोकरेज भी दिया है उसने। कैपिटल गेन निकालना है फॉर मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से सॉल्व करके दिखाएंगे।
जल्दी जल्दी करेंगे। जिनका आगे है प्लीज़ कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में आंसर लिखना है आपने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स, फिर मैं चेक करूंगा कि करेक्ट है या गलत है। चलिए आइए देखिए जरा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले INR में कर लो। है ना, पहले INR में कर लो और बाद में आप इसको कैलकुलेट कर लेना डॉलर में। पहले मुझे बताओ बिका कितने का? 150 इंटू 1000, 150 इंटू 1000, तो ये बिका 1.5 लाख का। ठीक है, खरीदा कितने का था? 70 इंटू 1000 यानी कि 70,000। ब्रोकरेज कितनी है? 2% यानी कि 3000। आई थिंक 77,000 अगर हम INR में कैलकुलेट करते तो 77,000 आता। ठीक है सर, डन, बिल्कुल। अब हमें निकालना है डॉलर्स में, तो डॉलर में कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा मैंने आपसे, ध्यान से देखेंगे। 1.5 लाख को आप डिवाइड करेंगे बाइंग और सेल रेट के एवरेज से। फुल वैल्यू कब आया होगा? डेट ऑफ ट्रांसफर पे। तो डेट ऑफ ट्रांसफर पे बाइंग और सेल दोनों को उठाओ, ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। क्या यहां पर 75 आएगा? बिल्कुल, तो ये आ जाएगा $2000। ठीक है सर, 70,000 को आप डिवाइड किससे करेंगे? एक्विजिशन, यानी कि जिस दिन आपने बाय करा, तो जिस दिन बाय करा था, आपने बाय कब करा था सर? हमने बाय करा था सर 1 जून 2009 को। वेरी गुड, तो उसका बाइंग और सेल एवरेज कर लीजिए, उसका कितना आएगा सर? ये आ जाएगा अगेन 2000। ठीक है, और एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर को भी क्या हम एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर के बाइंग और सेल के एवरेज से ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 40। सर -40 आ गया। देखो अब कुछ ड्रामा समझ आया? कुछ ड्रामा समझ आया? ये थी असलियत। अगर हम उसके लिए INR में निकाल देते तो बताओ जो ये डॉलर में चेंज आया है क्या वो इग्नोर हो जाता? यस। इसीलिए नॉन रेजिडेंट हमेशा क्या चाहता था कि मेरा कैपिटल गेन उस करेंसी में निकाला जाए जो मैं भारत में लाया था, क्योंकि वो करेंसी भी तो डेप्रिशिएट हो रही है। बिल्कुल, तो आप मुझे बताओ, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा था, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही थी, तो वो चाहता था कि उसका भी इम्पैक्ट मेरे कैपिटल गेन पे दिखना चाहिए। अब ध्यान से देखो, क्या साफ हमें पता चल रहा है कि अगर हम फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट दे रहे हैं तो उसको लॉस आ रहा है, अगर हम रुपीस में निकालते तो उसको क्या आता? प्रॉफिट आता। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड। क्या फर्स्ट प्रोवाइजर नॉन रेजिडेंट के लिए बेनिफिशियल था? यस। अब इस लॉस को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बाइंग रेट से, एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, जो कि 74 है। तो आप मुझे बताओ, आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट प्रोवाइजो क्या उसे लॉस मिल गया? यानी कि उसको कोई टैक्स नहीं पे करना, बल्कि वो लॉस को सेटअप करेगा, और अगर नहीं होगा तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड। तो मेरा क्वेश्चन बहुत क्लियर हो गया। क्या फर्स्ट प्रोवाइजो वाज अ बेनिफिट फॉर दी नॉन रेजिडेंट? यस, एंड दैट इज वाई हमने उनसे इंडेक्सेशन बेनिफिट्स छीन लिए थे। क्लियर है? आई होप सो एवरीवन इज क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। क्या मैं इसको लॉक कर दूं? यस, वेरी गुड। सो कमिंग टू द कॉन्सेप्ट नेक्स्ट, फिफ्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। ऊपर हेडिंग डालनी है, फिफ्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। फिफ्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। अब ये क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखिए, फिफ्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 में कहा गया, फिफ्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 में क्या कहा गया, बड़े ध्यान से सुनना आपने। अकॉर्डिंग टू फिफ्थ प्रोवाइजो हमसे ये कहा गया कि अगर आपके पास सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं जिन्हें आप एज कैपिटल एसेट रखते हो, जिन्हें आप अपने पास रखते हो एज कैपिटल एसेट, नॉट एज स्टॉक इन ट्रेड, तो आप जब भी इनको ट्रांसफर करोगे तो जो आप
STT पे करोगे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। फिफ्थ प्रोवाइजो कहता है शेयर्स को बेचने पर, खरीदने पर जो एसटीटी पे किया जाता है उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा अगर दीज शेयर्स आर हेल्ड एज क्या, कैपिटल एसेट्स। क्लियर है? और हम चैप्टर भी कौन सा पढ़ रहे हैं, कैपिटल गेन। तो यहां पर तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगर मेरे पास शेयर्स पड़े हैं तो आई एम होल्डिंग इट एज कैपिटल एसेट्स। ठीक है सर, ठीक है सर। सर लेकिन ब्रोकरेज अलाउड हो जाएगी? यस, ब्रोकरेज एसटीटी नहीं होती बेटा। एसटीटी सरकार के पास जाती है और ब्रोकरेज एजेंट के पास जाती है। तो आप एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर में ब्रोकरेज कमीशन ले सकते हो, एसटीटी नहीं ले सकते। क्लियर है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो लीजिए, ये भी अपना फिफ्थ प्रोवाइजो खत्म हो गया। सो सिंपल। अब आ जाओ एडवांस मनी फॉरफिटेड। सिंपल है ना? यस सर। लिखेंगे एडवांस मनी फॉरफिटेड। एडवांस मनी फॉरफिटेड, बड़े ध्यान से देखना है। सेक्शन 51 मार्क कर लीजिए, सेक्शन 51 प्लस 56। अब क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्या है। कई बार आपने देखा होगा कि मेरे पास कोई ज़मीन पड़ी है जिसको मुझे बेचना था और किसी बायर के साथ मेरा एग्रीमेंट टू सेल हुआ कि 50 लाख में हम ज़मीन बेचेंगे और उससे मैंने एक बयाना यानी कि एडवांस ले लिया। मान लो 5 लाख रुपए का एडवांस ले लिया। अब मेरा क्वेश्चन है, आई एम वेरी श्योर सब मालूम है सबको ये, कि अगर कल को बायर नहीं आता तो वो जो एडवांस मनी मैंने उससे लिया था क्या ये फॉरफिट हो जाता है? यस। सो अब मेरा क्वेश्चन है, जो बयाना हमने लिया था आपसे, अगर आप नहीं आएंगे तो क्या ये रिटर्न करना है या फॉरफिटेड? फॉरफिटेड। तो देखने में क्या एनी एडवांस मनी विच इज फॉरफिटेड, क्या ये इनकम होती है उस पर्सन की जिसको वो एडवांस मनी मिला होगा? बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो वेरी सिंपल, ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2014 अगर आपको इस डेट के बाद एडवांस मनी मिला है और आपने फॉरफिट किया है तो ये सीधा सेक्शन 56 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगी। ये सिंपली क्या कहलाएगी आपके लिए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगी और इसको हम आईओएस में टैक्स कर देंगे। खत्म, फिनिश। ठीक है सर। लेकिन अगर ये प्रायर टू 1 अप्रैल 2014 आपको रिसीव हुआ है, 1 अप्रैल 2014 से आपको पहले मिला है, शब्दों पे ध्यान देना, अगर 1 अप्रैल 2014 से आपको पहले अगर ये मिला है तो यहां पर अब लॉ क्या कहेगा, लिख लीजिए। इसके लिए लॉ पहले कहता था, क्योंकि अब आप समझ रहे हो ये सेक्शन मुझे इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में आज भी आपको ये सिचुएशन दे दी जाए कि एडवांस मनी 2013 में आया था। तो बेटा 2013 में आया था तो उसका क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। तो उसमें लॉ ने कहा कि हम इस पैसे को रिड्यूस कर देंगे फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट। क्या मतलब है सर इसका? देखिए, मान लो आपने एक लैंड खरीदी थी 1 अप्रैल 2004 में 10 लाख रुपए की। 2013 में आपने इसको एग्रीमेंट करा बेचने का और आपके पास एडवांस मनी आ गया 2 लाख रुपए और वो आपने फॉरफिट कर लिया। अब क्योंकि ये पैसा 2014 से पहले आया था तो हम कुछ नहीं करते थे, बस यहाँ से माइनस करते थे और ये बोलते थे कि अब से ये लैंड हमारे लिए कितने की है? 8 की। बच्चा कहता सर इससे क्या होगा? सोचो, जब ये फ्यूचर में बिकेगी तो क्या 8 लाख से कंपैरिजन होगा? यस। तो क्या वो 2 लाख जो हमने माइनस करा क्या वो कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा? तो पुराने लॉ में ना गलती कहाँ पे हो रही थी कि लॉ रेवेन्यू, जो टैक्स रेवेन्यू था उसको डेफर करता था कि जब वो फ्यूचर में बिकेगी तब की तब देखेंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा भाड़ में जाओ, जिस ईयर में एडवांस मनी आ गया क्या उसी ईयर में आईओएस बना देंगे, बस, और कुछ नहीं करना। तो ये ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट था फ्रॉम गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। यस। तो इसीलिए अब से इस पर कौन सा सेक्शन लगता है? 56। 1 अप्रैल 2014 से पहले इस पे कौन सा सेक्शन लगता था? 51। बट 51 आज भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एडवांस मनी आपको रिसीव हुआ था 2013 में तो आज भी उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट में से ही माइनस करना है। 2014
के बाद से हमने ये सीखा कि ये आईओएस में डायरेक्ट टैक्स हो जाता है, कॉस्ट में से माइनस नहीं होता। सिंपल, फिनिश। चलो लिखो सेक्शन 47, सेक्शन 47 वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। फाइनल वाले जानते हैं कि ये सेक्शन बहुत बार यूज होता है बहुत सारे चैप्टर्स में। एग्जीक्यूटिव वालों को भी मैं बताना चाहता हूं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है जी। इसको बेसिकली हम कैसे समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 47 में जितने भी क्लॉजेस देखने को मिलेंगे उनमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी अलग अलग क्लॉज के अंदर। और लॉ क्या कहेगा, एवरी ट्रांजैक्शन फॉलोइंग इन सेक्शन 47 इन डिफरेंट क्लॉजेस विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे हम। शब्दों पे ध्यान देना है मेरे। कोई भी ट्रांजैक्शन 47 में आ गई मतलब उसे लॉ ट्रांसफर ही नहीं मानेगा। कौन बताएगा अगर उसे ट्रांसफर नहीं माना जा रहा तो क्या उस पर कैपिटल गेन भी चार्ज नहीं होगा। इट विल नॉट सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन अगर इट इज फॉलिंग इन सेक्शन 47। क्या समझ आ गया? तो अब हम इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, हम चलते फिरते बात कर लेते हैं। भाई 47 की ट्रांजैक्शन है, अच्छा कैपिटल गेन नहीं लगेगा, खत्म। समझ आ गया? इसको ऐसे पढ़ना है, जहां 47 की ट्रांजैक्शन वर्ड में बोलूंगा आपने कैपिटल गेन्स नहीं लगाना। क्या सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है सर। सर इसमें कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो आप? यस। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। आई एम नॉट राइट नाउ गिविंग यू डिटेल ऑफ एवरी क्लॉज, बट जस्ट क्योंकि मुझे टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट पढ़ाना था आज, तो जरा सा मैं आपको बताऊंगा ताकि हम टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट को स्टार्ट कर सके। ठीक है, लिखो। गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है, चाहे वो पार्शियल हो चाहे वो होली हो, एंड अगर ड्यूरिंग दैट पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स पाया गया, अगर उस पार्टीशन के दौरान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स पाया गया तो हम इसे ट्रांसफर ट्रीट नहीं करेंगे। वी विल नॉट ट्रीट दिस एज ट्रांसफर। हम इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? यस सर। दूसरा, सेकंड केस, केस नंबर 2। अगर केस 2 ध्यान से देखेंगे, इन केस अगर कोई भी ट्रांसफर बाय द वे ऑफ गिफ्ट विल या इररिवोकेबल ट्रस्ट हुआ है, मतलब समझ रहे हैं, आपने ट्रांसफर किया इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट, तो लॉ कहता है इसे भी ट्रांसफर ट्रीट नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, विल दे दी, विल से पैसे ट्रांसफर कर दिए, या कोई इररिवोकेबल ट्रस्ट मतलब जिसको आप रिवोक ना कर सकते हो, अगर आपने कोई भी एसेट ट्रांसफर किया होगा तो इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो इन ट्रांजैक्शंस पर हम कैपिटल गेन चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट देखेंगे, होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को, जो कि 100% सब्सिडरी होनी चाहिए, अगर एसेट ट्रांसफर करे तो इसे भी ट्रांसफर नहीं मानते, शर्त सब्सिडरी कंपनी यानी कि जो ट्रांसफरी है वो इंडियन होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? इंडियन होनी चाहिए। ठीक है सर। वाइसा वर्सा, सब्सी ने होल्डिंग को दिया, अब इस बार होल्डिंग क्या होनी चाहिए? इंडियन। ट्रांसफर ही इंडियन होना चाहिए, ध्यान रखो, और ये 100% सब्सिडरी होनी चाहिए। समझ आ रही है? सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस जिन पर लॉ कैपिटल गेन चार्ज नहीं करेगा। क्या समझ आ गया? क्या और भी हैं? यस, बिल्कुल और भी हैं। हम लोग धीरे धीरे जब जब मुझे लगेगा 47 को यूज करना है तो मैं आपको बताता जाऊंगा। क्लियर है? ठीक है। तो इसमें सर्कल कर लीजिए गिफ्ट को, गिफ्ट को आप सर्कल कर लीजिए। ठीक है जी। सर्कल किसको करेंगे? गिफ्ट को करेंगे। ठीक है सर।
ठीक है सर, चलो अब इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूं, ऊपर हेडिंग डालेंगे सेक्शन ना टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स। 47 जब भी आएगा क्या बोलना है, जल्दी बोल लो सारे, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखना है सबने, चैट बॉक्स ओपन करो और लिखो सेक्शन 47 मीन्स व्हाट? simply means transactions which are falling in section 47 will not be subject to capital gains. Why? Because it will not be treated as transfer. इन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाता है। क्या समझ आ गया या नहीं? यस सर, लॉक कर दो इसको। यस सर, लॉक करिए। सो क्या सर इतना ही है? नो, आई एम अगेन सेइंग बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं तो सिर्फ आपके दिमाग में डालना था, बस डाल दिया। तो अभी देखते हैं इन सब चीजों से फर्क क्या पड़ता है, आइए देखते हैं। लिखो टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जी के लिए भी और फाइनल के लिए भी। पहले बता दूं पेपर में आएगा, ये लॉक कर लीजिए। ठीक है जी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स। चलिए अब सबसे पहले समझ, एक एक वर्ड इसका इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने उस शब्द पे फोकस नहीं करा तो आप 100% गलती करके आओगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव वाले ध्यान रखना, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू आएगा तो आपको एक एक पॉइंट पर रुकना है, समझना है। और फाइनल वाले भी प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि शब्दों की हेरा फेरी इसके अंदर आपसे एरर करवाएगी। ठीक है, ठीक है सर। देखो लॉ पहले तो ये कहता है कि गिफ्ट का ये जो टैक्सेशन हम पढ़ रहे हैं, ये हम रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं बच्चे। मतलब हम टैक्सेबल किसको करेंगे? जल्दी बोलो, किसको टैक्स करना है आपने? जिसने इसको रिसीव करा है, रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल है। अब रिसिपिएंट में ना पुराने लॉ में होता था इंडिविजुअल और एचयूएफ, अब आप लिख लीजिएगा एनी पर्सन। मतलब पहला पॉइंट याद रखेंगे, गिफ्ट विल बी टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड फ्रॉम बाय एनी पर्सन। पहले हम सिर्फ क्या पढ़ते थे? इंडिविजुअल और एचयूएफ। अभी अगर मान लो कंपनी रिसीव कर रही है, फर्म रिसीव कर रही है, तो भी ये चैप्टर लग जाएगा। ठीक है सर, आगे लिखना है हमें, आगे लिखना है गिफ्ट जब टैक्सेबल किया जाता है तो पहले देखा जाता है फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में गिफ्ट आ रहा है। तो या तो वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ मनी या इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। सो गिफ्ट का टैक्सेशन हम तभी करते हैं जब या तो वो इन द फॉर्म ऑफ मनी आता है या फिर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी आता है। बच्चा कहता है सर प्रॉपर्टी क्या होता है, व्हाट इज प्रॉपर्टी? तो आइए, प्रॉपर्टी के 9 मीनिंग्स होते हैं बेटा, और एग्जॉस्टिव बता रहा हूं मैं आपको, यानी कि 10वां इसमें आप ऐड नहीं कर सकते। 9 पॉइंट होते हैं प्रॉपर्टी में। इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज टू से लैंड और बिल्डिंग और बोथ, शेयर्स, सिक्योरिटीज, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ज्वेलरी, बुलियन, वर्क ऑफ आर्ट। तो ये 9 एसेट्स को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। मैं रिपीट करूंगा, गिफ्ट का टैक्सेशन तभी होगा या तो वो इन द फॉर्म ऑफ मनी हो या फिर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी हो। प्रॉपर्टी में सिर्फ 9 एसेट्स की बात होती है, जिसमें से एक इमूवेबल है, रेस्ट 8 मूवेबल है। क्लियर है? लेकिन अगर आपको इनके अलावा कुछ भी मिला तो सर वो टैक्सेबल नहीं होगा, याद रखना। एग्जाम्पल देता हूं, ए ने बी को मोटर कार गिफ्ट दी, टैक्सेबल नहीं है। बताओ क्यों? सर ना तो वो मनी है और ना वो प्रॉपर्टी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए ने बी को ज्वेलरी दी, टैक्सेबल है? यस, क्योंकि ज्वेलरी इज प्रॉपर्टी। वेरी गुड। ए ने बी को घड़ी दी, घड़ी, नो, व्हाई? अगेन इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। तो आपको सबसे पहले क्या समझना है, क्या कोई भी चीज जब गिफ्ट दी जाती है तो वो टैक्सेबल होती है? नो, इसका प्रॉपर्टी होना जरूरी होता है। क्लियर है? और प्रॉपर्टी के सिर्फ 9 मीनिंग डिफाइन किए गए हैं। लॉक कर दूं? यस सर। अब चलते हैं आगे, बहुत बारीकी से समझना है हमें ताकि हमें चैप्टर पूरा समझ आ जाए। अब लॉ ने क्या कहा कि ये जो 9 प्रॉपर्टीज है ना, इसमें से 8 के लिए, ये 8 कौन सी हैं? अदर देन
इमूवेबल के लिए रूल अलग होगा और इमूवेबल के लिए रूल अलग होगा हाउ टू टैक्स। ठीक है जी, ठीक है सर। तो अब मुझे आपको 3 बार टैक्सेशन सिखानी है। मनी की फॉर्म में अगर गिफ्ट आएगा तो कैसे टैक्स करना है, अदर देन इमूवेबल की फॉर्म में आएगा तो कैसे करना है, और इमूवेबल की फॉर्म में आएगा तो कैसे करना है। क्लियर हो गया? यस सर। एक एक करके मैं उठाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी। मनी की फॉर्म में अगर आएगा तो अब लॉ क्या कहता है, इफ एनी गिफ्ट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो हम चेक करेंगे अमाउंट या एग्रीगेट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। याद रखना यहां पर एग्रीगेट वर्ड आएगा। आपको कितना पैसा मिला, और अगर बार बार मिला है तो उसका एग्रीगेट चेक किया जाएगा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। कम ऑन, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अगर जो अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर अप टू 50,000 है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। हम टैक्स करेंगे ही नहीं, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। लेकिन जहां ये एक्सीड करेगा 50,000, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। मतलब अगर 51 आया तो 51 टैक्स होगा। ऐसा नहीं है 50 छोड़ के 1000 टैक्स होगा, नो, कंप्लीट 51 विल बी टैक्सेबल। कंप्लीट 51,000 विल बी टैक्सेबल, ये ध्यान रखना है। ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी श्योर दिस इज ऑल डन नाउ, दिस इज ऑल डन। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? यस सर, लॉक कर दें। यस सर, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं उन 8 प्रॉपर्टीज की तरफ जो अदर देन क्या है, इमूवेबल। तो लिख लीजिए, अगर गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगा, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट 8 असेट्स, तो हम उसको कैसे टैक्स करते हैं। तो देखो, इसके लॉ कहता है कि आप ना पहले ये चेक करो कि वो गिफ्ट जो आपको प्रॉपर्टी की फॉर्म में मिला है वो बिना कंसिडरेशन के मिला है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की फॉर्म में मिला है। क्या मतलब है सर? देखो, कई बार होता है कि आप लोगों को किसी ने ज्वेलरी दी और आपसे पैसे नहीं लिए, तो वो विदाउट कंसिडरेशन हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ज्वेलरी 100 रुपए वाली 10 रुपए में दी गई, तो क्या इसमें 90 रुपए गिफ्ट है? यस। तो याद रखना, अगर 100 रुपए वाली चीज 10 रुपए में दी जा रही है तो 90 रुपीज को गिफ्ट मानेंगे इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन तो वी नीड टू चेक फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अगर फेयर मार्केट वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, इसमें भी वर्ड कौन सा यूज हुआ? एग्रीगेट। मान लो आपको 2 गिफ्ट मिले हैं तो दोनों को एग्रीगेट करके आपने चेक कर लेना है। अगर ये अप टू 50,000 है, नथिंग टैक्सेबल। एक्सीडिंग 50,000 है तो फुल्ली टैक्सेबल। खत्म हो गया सर, बहुत आसान है ये तो। याद रखना एग्रीगेट इसमें भी आएगा, मनी में भी आएगा और इसमें भी आएगा। ठीक है, ठीक है सर। सर अगर इनएडिक्वेट हुआ तो फिर लॉ कहता है आपको एक्सेस चेक करना है, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन। जैसे मैंने कहा ना 100 वाली चीज 10 में मिली तो गिफ्ट कितना है? 90 रुपए। डिफरेंस और एग्रीगेट देयर ऑफ, मान लो आपको ऐसे 2-3-4 एसेट मिल गए और तीनों में डिफरेंस, तो तीनों डिफरेंसेस को आप क्या कर देना? एग्रीगेट कर देना। अगर ये अप टू 50,000 है तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल। अगर एक्सीडिंग 50,000 है तो अगेन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। खत्म। सो सिंपल ना। लेकिन इसमें भी वर्ड याद रखना, एग्रीगेट आपने यूज करना है। कर लेंगे? हाँ सर, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। ठीक है सर, अगले पॉइंट पे ध्यान से देखेंगे जरा। अगला देखना सबने, अगर आपको गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है तो, इफ यू आर गेटिंग गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें भी आपको 2 बातों में डिवीजन देना है, या तो विदाउट कंसिडरेशन
या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, या तो बिना कंसिडरेशन के या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के। ध्यान से सुनना इसमें, अगर आपको ये विदाउट कंसिडरेशन मिला है, अगर आपको ये बिना किसी कंसिडरेशन के मिला है, तो अब यहां पर लॉ क्या कहता है कि आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू चेक करनी है, एग्रीगेट नहीं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। इसका मतलब यहां पर एग्रीगेट वर्ड नहीं है। तो अगर आपको दो अलग अलग प्रॉपर्टीज मिली हैं तो दोनों को आपने सेपरेटली चेक करना है, तीन मिली हैं तो तीनों को सेपरेटली चेक करना है, जोड़कर नहीं देखना। क्या सबको क्लियर? यस सर। अगर एसडीवी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अप टू 50,000 होगी तो नथिंग टैक्सेबल, और अगर एक्सीडिंग 50,000 होगी तो फुल्ली टैक्सेबल। मेरे ख्याल से समझ आपको आ गया है कि वहां पर एफएम भी देखते थे, यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखते हैं, ये डिफरेंस हो गया। वहां पे एग्रीगेट करते थे, यहाँ पर एग्रीगेट नहीं करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही है सर। सर एक बात बताओ, अगर ये इनएडिक्वेट हुआ तो क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये इनएडिक्वेट हुआ तो क्या होगा, इसका आंसर ध्यान से देखेंगे। इन केस इफ इट इज फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इसमें फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट भी आई है। ठीक है, ठीक है सर। लॉ कहते हैं कि आप उस केस में चेक करेंगे एक्सेस, मतलब एसडीवी माइनस कंसिडरेशन पेड फॉर इट, एसडीवी माइनस कंसिडरेशन पेड फॉर इट। आपको डिफरेंस लेना है बेटा, आवाज मार दो, क्या लेना है आपको? डिफरेंस लेना है। किसका? एसडीवी और कंसिडरेशन का आपने डिफरेंस उठा लेना है यहां से। ठीक है सर। तो जैसे ही आप एसडीवी और कंसिडरेशन का डिफरेंस पिक करेंगे तो एसडीवी माइनस कंसिडरेशन पेड, ये आपको चेक करना है। और लॉ कहता है अगर ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा पाया गया, ये ज्यादा पाया गया, ये जो डिफरेंस था ये ज्यादा पाया गया, किससे? इन दोनों के हायर से, जो मैं लिखवाऊंगा उन दोनों के हायर से, 50,000 या 10% ऑफ कंसिडरेशन, इन दोनों के हायर से अगर ये ज्यादा पाया गया तो हम सारा अमाउंट टैक्स कर देंगे। तो ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अगर ये डिफरेंस ज्यादा पाया गया इन दोनों के हायर से, क्या समझ आ गई मेरी बात? यस सर। तो ही हम इस डिफरेंस को टैक्स करेंगे। सर ये वाला पॉइंट ना एक्चुअली में कई बच्चों को समझ नहीं आता, तो अब इस पर हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और आपको मैं भी दूंगा घर के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और आपने आंसर जरूर लिखना है कमेंट बॉक्स में, आई एम टेलिंग यू। ठीक है ना? अब मैं थोड़ी सी, मेरे को ना नाराजगी हो रही है बहुत सारे बच्चों से, जिनको मैं क्वेश्चन देता हूँ और पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, वो आंसर ही नहीं करते हैं। आई डोंट नो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब किस चीज़ का एटीट्यूड है। यहाँ पर देखिए, हम लोग एक फैमिली की तरह हैं, एंड आई एम नॉट ओवर हेयर। आप मेरे को अपना बड़ा भाई मानो, और मैं जो भी आपके लिए कहता हूँ वो आपके बेनिफिट के लिए होता है। ये मत समझना कि यार नहीं लिखेंगे, छोड़ो ना, सर का तो काम है बोलना, सर तो बोलते रहते हैं। नहीं, सर जो बोलते हैं वो तुम्हारे फायदे के लिए बोलते हैं। तो जब मैं कोई क्वेश्चन देता हूं तो प्लीज मेक श्योर कि आपने उसका आंसर जरूर 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 लिखना है यार। इट इज नॉट लाइक कि चल ठीक है ना, छोड़, आ तो गया मुझे। नहीं मेरे बच्चे, बहुत कुछ आता है, लेकिन जब आप हाथ से लिखते हो तब वो रिटेन हो जाता है। समझ आ रही है? यस सर, आज हम जरूर लिखेंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी वो क्वेश्चन नहीं है जो आपने आंसर लिखना है, अभी पहले मैं समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो। मिस्टर ए ने, लेट्स से मिस्टर बी को एक लैंड बेच दी, लेट्स से 10 लाख रुपए में, 10 लाख में बेच दी, और इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी 12 लाख रुपए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, 12 वाली चीज 10 में बेची, 12 वाली चीज 10 में बेची, तो प्रश्न आपको समझ आ गया। क्या ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है? सर बिल्कुल है। 12 वाली चीज जब 10 में बेची गई तो इट इज योर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इट इज योर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द गिफ्ट अमाउंट ओवर हियर? सर डिफरेंस। वेरी गुड। सो गिफ्ट इज 2 लाख, 2 लाख गिफ्ट है। यस। क्वेश्चन है कि ये टैक्सेबल होगा या नहीं, तो अब ध्यान से सुनेंगे। अगर ये ज्यादा पाया गया, किससे? हायर ऑफ ए एंड बी, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब ए में कौन है? सर ए में है 50,000,
वेरी गुड। और बी में कौन है सर? बी में था 10% ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि 1 लाख। इन दोनों में हायर कौन है? 1 लाख। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस इज मोर देन हायर ऑफ दीज टू? यस। तो ये पूरा का पूरा 2 लाख इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनेगा मिस्टर बी के लिए। खत्म क्वेश्चन, सिंपल। मैंने कहा अभी मैं 2 और कराऊंगा, चिंता मत करो, नोट कर लो इसको। डिफरेंस को कंपेयर करना है इन दोनों के हायर से। अगर वो डिफरेंस इन दोनों के हायर से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं होता तो नहीं करते हम टैक्स। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। और ये अमेंडमेंट क्या है इसमें? पहले 5% था, नाउ इट इज 10%। पहले इसमें हम 5% बोलते थे, अब कितना बोलते हैं? 10%। जल्दी जल्दी करके दिखाइए। 2 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, फिर मैं 2 क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा, ठीक है? फिर छोटा सा पॉइंट इसके अंदर और पढ़ना है हमें, और फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फाइंड अप। टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स, आई एम वेरी श्योर सबको समझ आ गया है। नोट करेंगे जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लॉकडाउन हो कुछ भी हो, हम तो पढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। पढ़ते भी रहेंगे, पढ़ाते भी रहेंगे। यस। ना हमारा पढ़ना कम होगा, ना हमारा पढ़ाना कम होगा। सर हो गया? यस सर हो गया। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सबने लिखना है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लैंड ट्रांसफर करा, लेट्स से 50 लाख का, और इसका एसडीवी था 53 लैक्स। इसका एसडीवी कितना था? 53 लैक्स। क्लियर है? हाँ सर। सोच के बताना। गिफ्ट कितना है सर? डिफरेंस, ठीक है जी। अगर ये ज्यादा पाया गया हायर ऑफ ए और बी से, तो क्या टैक्सेबल हो जाएगा? यस। ए में कौन है? 50,000। बी में कौन है? 10% ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि 5 लाख। इन दोनों का हायर 5 लाख। इसका मतलब गवर्नमेंट 5 लाख तक के डिफरेंस पे टैक्स नहीं लगाएगी। तो ये डिफरेंस था कितना? 3 लाख। क्या ये डिफरेंस कम था? क्या ये डिफरेंस कम था? किससे? इन दोनों के हायर से। यस। सो नथिंग शैल बी टैक्सेबल। नथिंग शैल बी टैक्सेबल। लिख लीजिए, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। हम कुछ भी टैक्स नहीं करेंगे। क्या सबको क्लियर है? नथिंग शैल बी टैक्सेबल, ये ध्यान रख लीजिएगा। लॉक कर दूं इसको? सर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, चैट बॉक्स में मत लिखना, बिकॉज मैं बाद में पढ़ना चाहता हूं, ठीक है? लिखिए जरा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक लैंड ट्रांसफर करी है, और वो करी है 70 लाख रुपए में, जबकि उसकी एसडीवी जो थी ना, वो थी 76 लैक्स। आपको ये बताना है कि मिस्टर बी के हाथ में टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स का चैप्टर लगेगा या नहीं, बस ये पूछा गया। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट तो ज्यादा है, 1 मिनट दे रहा हूं। कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे। Whether this chapter will be applicable or not, that is my question. Whether this chapter will be applicable or not, that is my question to you all. Very good. बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। जल्दी से करते हैं। जल्दी जल्दी करके दिखाएंगे। वेरी गुड। बच्चा कहता है सर देखो, गिफ्ट तो है 6 लाख रुपए का। वेरी गुड। गवर्नमेंट ने हमें छूट दी है 50,000 या 10% ऑफ 70 लाख, यानी कि 7 लाख, विच एवर इज हायर, यानी कि 7 लाख की छूट थी। क्या गिफ्ट उस रेंज में था? यस, क्योंकि ये लेस देन है द लिमिट गिवन बाय द सरकार।
इट विल नॉट बी टैक्सेबल, नॉट बी टैक्सेबल। लॉक कर दो इसको। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं बड़ा ही जबरदस्त, मतलब उछल जाओगे तुम अपनी सीट से। सही बताओ सर, देख लेना तुम, एकदम से तुम अपनी सीट से उछल जाओगे। ध्यान से देखना कैसे। क्वेश्चन ये आया, ए ने बी को लैंड ट्रांसफर करी 70 लाख रुपए में, इसका एसडीवी था 75 लैक्स। आपको यह बताना है ए और बी दोनों के हाथ में आपने टैक्सेशन ट्रीटमेंट बतानी है। सर ए के हाथ में? हाँ भाई, लैंड ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या ये चैप्टर कैपिटल गेन में आएगा? यस। और इसके लिए आईओएस में। मजा तो तब है जब आप लिंक कर जाओ। तो आपको मालूम है लैंड, बिल्डिंग और बोथ अगर आप ट्रांसफर करते हो और कंसिडरेशन एसडीवी से कम होता है तो क्या ट्रांसफरर पे 50C लगता है? हाँ सर। और ट्रांसफरी पे 56 लगता है। जल्दी बोल दो। हाँ सर याद है। 56 तो अभी आप बता ही दोगे। 5 लाख का गिफ्ट है, 50,000 या 7 लाख, विच एवर इज हायर, 7 लाख से कम है तो सेक्शन 56 नॉट एप्लीकेबल, मीन्स नो टैक्सेशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी। ये तो खत्म ही हो गया। अब मुझे बताओ, क्या आपको नहीं लग रहा कि यहां पर कंसिडरेशन जो था वो इनएडिक्वेट था, और लैंड और बिल्डिंग और बोथ के केस में क्या 50C लग जाता था? हाँ सर। तो कौन मुझे बताएगा यहां पे 50C कैसे लगाओगे आप? सर देखो ना, 50C में सर आपने पढ़ाया था कि अगर एसडीवी को हम 110% ऑफ कंसिडरेशन से कंपेयर करते थे, अगर एसडीवी ज्यादा होती थी तो 50C लग जाता था। यस। और ऐसे में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ए के लिए 70 लाख ना लेकर क्या हम एसडीवी लेते थे? यस। तो आओ चेक कर ले। लेकिन अगर एसडीवी 110% तक या उससे नीचे रह जाता था तो फिर ये चैप्टर अप्लाई, 50C अप्लाई नहीं होता था, तुम्हारा कंसिडरेशन एक्सेप्ट हो जाता था। सर याद आ गया, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो मुझे बताओ 110% ऑफ कंसिडरेशन 70 लाख यानी कि 77 लाख, और एसडीवी कितना है? 75 लाख। क्या ये लेस था? और मैंने क्या कहा था, अगर एसडीवी लेस या इक्वल भी होता है तो भी 50C नहीं लगेगा। तो बताओ क्या ए पे 50C लगेगा? नॉट एप्लीकेबल। अगर आपको ये ना समझ आया हो तो क्लास जब खत्म हो जाएगी तो इस पॉइंट को दोबारा देखना जरूर। अगर ए और बी दोनों की टैक्सेशन आपने सीख ली ना तो आपका 50C भी स्ट्रांग हो जाएगा, 56 भी स्ट्रांग हो जाएगा। रिसिपिएंट के लिए 56 और ट्रांसफरर के लिए 50C। समझ आ गया? कम ऑन। यस सर। अब जिन्होंने 50C नहीं लिया था मेरे से पुरानी क्लास में, उनको तो पल्ले नहीं पड़ेगा, तो आप रिवीजन क्लास नंबर 2 देखो, है ना। सीधा कई लोग 3 में एंट्री मार जाते हैं, वो 1 2 देखते ही नहीं है, तो वो उनको 1 2 भी देखनी है, तब 3 में आना है ना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन दूंगा मैं आपको घर के लिए, बट उससे पहले आपको एक चीज दिखा रहा हूं मैं, लिखना जरा। कुछ ऐसे केसेस जहां पर गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता है। अगर आपको गिफ्ट मिला है रिलेटिव से, इट विल नॉट बी टैक्सेबल। ओकेजन ऑफ शादी पे मिला, नॉट टैक्सेबल। एग्जीक्यूटिव वालों को कई बार क्वेश्चन में आ जाता है मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट मिला है, टैक्सेबल है। ठीक है, मैरिज पे मिला है तो नहीं है। ठीक है सर। विल, इनहेरिटेंस टैक्सेबल नहीं है। इन कॉन्टम्पलेशन टू डेथ, किसी आदमी की डेथ होने वाली है और उसको लग रहा है कि वो मरने वाला है तो वो अपना एसेट किसी को दे रहा है, नॉट टैक्सेबल। लोकल अथॉरिटी,
अगर देगी तो भी टैक्सेबल नहीं है। एनी गिफ्ट रिसीव फ्रॉम ट्रस्ट जो कि रजिस्टर्ड अंडर दिस नॉट टैक्सेबल। तो अगर आप यहाँ पे केसेस पढ़ोगे तो ये गिफ्ट आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। तो कई बार ऐसे आ जाएगा मिस्टर एक्स को अपने ब्रदर से गिफ्ट मिला तो नॉट टैक्सेबल, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर्टी थी, चाहे वो क्या थी, प्रॉपर्टी थी। क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, रिलेटिव में कौन आता है? वैसे तो मैंने बताया हुआ है सर, आपके कजन्स नहीं आते बेटा, ध्यान रखना। मम्मी पापा भैया बहना जीजू भाभी सब आएंगे, बीवी मामा मामी सब आएंगे, चाचा चाची सब आएंगे, बुआ फुफड़ सब आए, बट मामा का लड़का नहीं आएगा। तो गिफ्ट की डेफिनेशन ध्यान से पढ़िएगा, कजन्स नहीं आते, ये ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है सर। सो लीजिए, गिफ्ट हमारा खत्म हो गया। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं यार, देखो अगर तुम मुझे भैया या टीचर या कोई भी रिश्ता अगर आप रखना चाहते हो मेरे साथ, अगर आपको लगता है कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आपके फ़ायदे की बातें करता हूँ, तो आपने ये क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। ठीक है? 2 क्वेश्चन पूछूंगा, सॉल्व करना, आंसर देना, और नेक्स्ट क्लास में यहाँ इसके आंसर से ही शुरू करूंगा। ठीक है? पहला, ए ने बी को मोटर कार गिफ्ट करी है, फेयर मार्केट वैल्यू 4 लाख, कंसिडरेशन 1.5 लाख लिया है। बताओ बी के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना आएगा? ए ने बी को, ब्रदर है ये, गिफ्ट दिया है लैंड जिसकी कंसिडरेशन तो था 10 लाख, एसडीवी था 2 लाख। बताओ बी के हाथ में कितना अमाउंट टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट होगा? अगला, ए फ्रेंड था बी का, इसने लैंड बेची है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 12 लाख, कंसिडरेशन 10 लाख। गिफ्ट बताना है बी के हाथ में। ठीक है जी, 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। क्लास कैसी लगी ये भी बताना। ठीक है? और अगला चैप्टर आप क्या चाहते हो लिख देना, क्योंकि अब ये खत्म हो गया हमारा। जो भी चैप्टर आप अगला चाहते हो उसके लिए वोटिंग लाइंस मैं खोल दूंगा आज से। जैसे आप मार्किंग करोगे अकॉर्डिंगली वी विल पिक द चैप्टर। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे कल दोबारा। इवन दो टुमारो इज संडे, लॉकडाउन है, बट कोशिश करेंगे आपसे मिलने की, सेम टाइम। सी यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आंसर, है ना, आंसर। चलो।